तो आज पढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइन। जो स्टमक की लाइनिंग है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसा कि सबसे ही पता चलता है गैस्ट्रिक है, जो स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है। और जो एसोसिएटेड होता है डिस्कम्फर्ट, पेट दुखना, इनडाइजेशन, डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली ना हो पाना, और डिस्पेप्सिया, जो अपना एसिड निकलता है गैस्ट्रिक एसिड उसका फ्रिक्वेंसी में डिस्ट्रप्शन हो जाना। और ये लिंक्ड होता है पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर से। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्यूट एक क्रोनिक। अब एक्यूट कब कहेंगे? यदि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और क्रोनिक जो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अब इसके एक्यूट गैस्ट्राइटिस के भी 3 टाइप होते हैं, एक्यूट एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, अदर एक्यूट गैस्ट्राइटिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स है, एंड एक्यूट नॉन इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस। मतलब ये दोनों हैं जो कि माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से हुई है। अब ये इसमें आते हैं। और नॉन इन्फेक्टिव मतलब माइक्रोब के से अदर कॉज से। अब देखते क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इसमें 5 टाइप्स हैं। इसमें टाइप ए ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, जो कि बॉडी और फंडिक रीजन में मोर प्रोमिनेंट होता है। टाइप बी एच पाइलोरी रिलेटेड गैस्ट्राइटिस, जो कि एंट्रल रीजन में मोर प्रोमिनेंट होता है। और टाइप ए बी मिक्स्ड एनवायरमेंटल गैस्ट्राइटिस, जो कि एंट्रल और बॉडी रीजन में ज़्यादा होता है। और केमिकल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, जो कि एंट्रल बॉडी प्रोमिनेंट होता है। मतलब जो ई है वो बॉडी और फंडिक रीजन में होगा, बी एंट्रल प्रिडोमिनेंट, ई बी मतलब दोनों का कंबाइंड है, तो ये एंट्रल भी होगा और बॉडी भी होगा। अब ये केमिकल गैस्ट्राइटिस, ये भी एंट्रल बॉडी, मतलब ये है बॉडी एंट्रल, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन। अब और ये केमिकल वाला, इसका अपना ही एक अलग मैकेनिज्म है कि एंट्रल और बॉडी ये दोनों का ही है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस, जैसा कि मैं बताई हूँ, ये ट्रांजिएंट इन्फ्लामेशन होता है जो कि प्राइमरली अफेक्ट करता है स्टोमक म्यूकोसा। मतलब ट्रांजिएंट, थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम। अब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? ये परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन। यदि एक्यूट गैस्ट्राइटिस ही बहुत लंबे टाइम तक रहा तो ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जनरली बायोप्सी ऑफ स्टमक में पता चल जाता है कि ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। अभी हम देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म भी बहुत सारे मिलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के। ये है एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस, किन कारण से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है? डाइट एंड पर्सनल हैबिट। जो हाईली स्पाइसी फूड खाते हैं, ज़्यादा ही मिर्च मसाला खाएंगे, तो वो जनरली गैस्ट्रिक म्यूकोसा में थोड़ा इरिटेशन करेगा, तो उसके कारण भी हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, मॉल न्यूट्रिशन, मतलब बहुत कम न्यूट्रिशन है बॉडी में, बहुत पुअर न्यूट्रिशन है, खाना भी अच्छे से नहीं खा रहा है कोई, तो हो सकता है। हैवी स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करने से होता है। इन्फेक्शन देखते, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के। बैक्टीरिया में एच पाइलोरी, जो कि मोर कॉमन होता है जो स्टमक की डिसीज़ करवाने में। डिप्थीरिया, साल्मोनेलोसिस, ये लेस कॉमन है। ये वाला अपना मोर इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, जो कि स्टमक डिसीज़ में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ये हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा भी हो सकते हैं। अब ड्रग, जो एनसेड, एस्पिरिन, कॉर्टिसोन एंड कुछ अदर, मतलब जो एनसेड है वो इन्फ्लामेशन करवा सकते हैं। एस्पिरिन बहुत सारी डिसीज़ में भी देखने को मिलता है। अब ये केमिकल एंड फिजिकल एजेंट में कोरोसिव केमिकल, गैस्ट्रिक इरेडिएशन एंड फ्रीजिंग, एंड सीवियर स्ट्रेस, इमोशनल शॉक, बर्न, ट्रॉमा, सर्जरी, इनसे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब थोड़ा देखते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसका ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी। ग्रॉस देखा जाए तो ये म्यूकोसा पूरी रेड हो जाती है। हाइपरहेमिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लड एक्यूमुलेट, मतलब ज़्यादा ही ब्लडी देख रहे हैं कितना रेड हो चुका है। अब ये माइक्रोस्कोपिक में देखा जाए सरफेस एपिथेलियम ग्लैंड देखने को मिल रहा है ये। और यहाँ पे न्यूट्रोफिल देखो, सरफेस एपिथेलियम एंड ग्लैंड इज इंटैक्ट विद स्कैटर न्यूट्रोफिल अमॉन्ग द एपिथेलियल सेल।
मतलब जो सरफेस एपिथेलियल ग्लैंड वो इंटैक्ट रहेंगे, यहाँ पे न्यूट्रोफिल देखने को मिलती। एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल होता है अपना न्यूट्रोफिल। जहाँ पे भी एक्यूट इन्फ्लामेशन आया न्यूट्रोफिल तो लिख देना, क्योंकि इनिशियल 1 to 2 आवर ऑफ इन्फ्लामेशन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, तो एक्यूट है तो यही बढ़ जाएगा। अब लैमाइना प्रोप्रिया देखें तो इसमें इडीमा और वस्कुलर कंजेशन दिखते हैं, हाथ नहीं दिख रहा है लेकिन मॉडरेट इडीमा एंड वस्कुलर कंजेशन देखने को मिलता है। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखते हैं कि मतलब जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो रही है आखिर वो होती क्या है, उसमें कैसे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। तो देख अब रिड्यूस ब्लड फ्लो, यदि स्टमक में ब्लड फ्लो कम हो गया तो वो इस्कीमिया करवाएगा, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इंक्रीज एसिड सिक्रीशन, एसिड बढ़ जाएगा, HCl ये बढ़ गया तो यहाँ पे डिस्ट्रप्शन ऑफ म्यूकोसा करवा देगा, जिस कारण भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। डिक्रीज बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम, जो सबसे इनर कोटिंग में जो बायोकार्बोनेट की कोटिंग होती स्टमक में वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण एसिड अंदर चल जाएगा और वो इन्फ्लेमेशन करवा देगा। अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखते ग्रॉस। अभी अपन ने देखे इडेमेटस म्यूकोसा और म्यूकोसा एंड हेमराजिक स्पॉट। अब माइक्रोस्कोपिक में इडीमा, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन तो मिलेगा ही, म्यूकोसा स्लफिंग एंड हेमरेज देखते हैं। मतलब ये ग्रॉस में देखें तो इडीमा मिलेगा, इडीमेटस म्यूकोसा एंड विथ म्यूकस भी देखने को मिलता है, और हेमरेजिक। 3 चीज़ याद रखना है, इडीमेटस म्यूकोसा विथ म्यूकस एंड हेमरेजिक स्पॉट। अब माइक्रोस्कोपिक अपन देखते हैं, जैसे स्लाइड है अपनी। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिल जाएगा। अब वो क्लियर तो दिखेगा नहीं, अब न्यूट्रोफिल तो देखने को मिल ही जाएगा, अब एक्यूट में न्यूट्रोफिल तो मिल ही जाएगा। अब म्यूकोसा स्लफिंग, ऐसे निकलती हुई म्यूकोसा मिल जाएगी, और हेमरेज बस। अब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या अब देखते हैं। अब क्रोनिक एक दूसरा ही, मतलब एक्यूट गैस्ट्राइटिस यदि लॉन्ग टाइम तक रही तो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती, मोस्ट केस में तो ऐसा ही होता है। अब इसका इडियोपैथोजेनेसिस देखते हैं। जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के फैक्टर हैं वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो अपन ने देखे थे डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, ये सब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी करवाते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब एडिशनल कॉज अब देखते हैं, रिफ्लक्स ऑफ ड्यूडेनल कंटेंट, मतलब जो ड्यूडेनम का कंटेंट वो रिफ्लक्स हो के आ गया तो भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करवा देता है। अब H. पाइलोरी इन्फेक्शन, अब बैक्टीरिया आ गया वो भी करवाता है। अब अदर ड्यूडेनम और स्टमक की डिसीज़ भी गैस्ट्राइटिस करवाती हैं। अब क्रोनिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमनली होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उससे भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है उससे भी गैस्ट्राइटिस होती है। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखते हैं, मतलब कौन से मैकेनिज्म है जो इंजरी करवाते हैं। अब यहाँ साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, ब्रेकिंग द म्यूकोसल बैरियर एंड इंसाइटिंग इन्फ्लेमेशन, मतलब जो सेल के लिए टॉक्सिक है वो बैरियर तोड़ देते हैं और इन्फ्लेमेशन करवाने लगते हैं। ये अपना स्टमक रहा। अब देखते हैं नॉर्मल गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, अब उसमें आया अपना H. पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि सुपरफिशियल क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करवाता है। ये तो लेट स्टेज में होता है, लेकिन अपन देखें इसके बीच में आता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब एक्यूट भी बहुत टाइम तक रहा, डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो क्रोनिक, सुपरफिशियल क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रोनिक से होता है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, यदि बहुत टाइम तक इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये एट्रोपिक या इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाती है। अब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होगी तो वो कैंसर की ओर बढ़ेगा, मेटाप्लेजिया हो, फिर डिस्प्लेसिया होगी, फिर कार्सिनोमा बन जाएगा। अब अपन मैन देखते हैं ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैसे हुआ। अब ये एक्यूट से हुआ अपना सुपरफिशियल क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, फिर हुआ एट्रोपिक एंड
गैस्ट्राइट। अब देखते हैं रिएक्शन। अब ये सुपरफिशियल क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। अब ये इतना बनने में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्रिएट होंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड मेटाबोलाइट बन जाएंगे और विटामिन सी लेवल ये कम हो जाएगा। मतलब ये सब इन्फ्लेमेशन की ओर प्रमोट करते हैं ये जितने भी एजेंट हैं। तो सिचुएशन और वर्सन हो गई, और जो ही मेटाबोलाइट निकले थे ये इन्फ्लेमेशन से, जो कि आगे की प्रोसेस में ये एक मीडिएटर की तरह हेल्प करेंगे ये, और सिचुएशन को ख़राब कर देंगे। अब यहाँ पे ये 2 स्टेप में H पायलोरी वायरुलेंस फैक्टर होल जेनेटिक एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल भी करती है। जैसे कोई इंसान अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं ला रहा है, जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसके कारण भी डिसीज़ होती है, जिसके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। अब जैसे हाई स्पाइसी फूड खा रहा है, जैसे जापानीज कंट्री में हाई सॉल्ट इनटेक है, जिसके कारण भी सिचुएशन होती है। अब यहाँ देखते हैं कि ये कार्सिनोमा की ओर बढ़ते जा रहे हैं इन नीचे वाली स्टेप में। तो देखते इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच। अब गैस्ट्रिक की पीएच बढ़ रही है तो सिचुएशन और ख़राब हो गई। अब जो अपना गैस्ट्रिक होता है स्टमक, उसमें कुछ माइक्रोब होते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट, उसमें अल्ट्रेशन होगा। तो अल्ट्रेशन के कारण कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएंगे और कुछ अंडर एक्टिव हो जाएंगे। तो जो ओवर एक्टिव वाले होंगे वो भी इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जेनेटोटॉक्सिसिटी जीनोटॉक्सिसिटी ये भी प्रमोट कर। टोबैको हाई सॉल्ट कंडीशन कॉजिंग लो आयरन लेवल। एंड अब ये कंडीशन टोबैको हाई सॉल्ट, ये टोबैको और हाई सॉल्ट तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की ओर प्रमोट करते हैं। तो इन कुछ कंडीशन के कारण कार्सिनोमा हो सकता है यदि इसको अनट्रीटेड रहा बहुत सारे। जो टाइप ए गैस्ट्राइटिस है उसे ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, जो कि मेनली 3 वजह से होते हैं: H पायलोरी, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब इसमें मेनली जो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है वो करवाती है डिसीज़, जो कि एंटीपराइटल सेल और इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी रिलीज करती है, और ये CD4 टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देती है। मतलब ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में ये सेल एक्टिवेट होती है। अब ये एंटीपराइटल सेल एंटीबॉडी है, तो वो स्टमक के पराइटल सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब पराइटल सेल डिस्ट्रॉय कर देगी तो जो पराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये इनडायरेक्टली कहे तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी करवाती है। जो अपना इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मेनली इलियम वाले, वो विटामिन B12 से कंबाइन होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर कंबाइन विद विटामिन B12, जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। यदि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो ये डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन B12 की, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है, परनीशियस एनीमिया। देखते हैं जो पराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन तो हो गया। अब ये इन्फ्लेमेटरी सेल है जो कि दूसरे अदर ग्लैंड को भी डिस्ट्रॉय करती है, जिस वजह से एट्रोपिक कॉर्पस गैस्ट्राइटिस हो जाती है, जो कि मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कर हो सकती है। तो मतलब यदि कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मेनली ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, तो वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करवा सकता है। अपना मेन कंसर्न है एट्रोपिक कॉर्पस गैस्ट्राइटिस, ये गैस्ट्राइटिस करवा देता है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। अब इक्लोरहाइड्रिया से पराइटल सेल एसिड सिक्रीट नहीं कर पा रही, जिसके कारण हाइपर गैस्ट्रिनेमिया हो जाएगा। जो गैस्ट्रीन का सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा। गैस्ट्रीन क्यों निकलता है? वो एसिड के सिक्रेशन को प्रमोट करता है। अब बॉडी को लगेगा कि किसी तरीके से इसका सिक्रेशन बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण ECL जो एंटेरोक्रोमाफिन सेल होती है उसका हाइपरप्लेशिया हो जाएगा, फिर डिस्प्लेशिया हो जाएगा। अब बहुत सारा हाइपरप्लेशिया हो जाएगा तो किसी न किसी म्यूटेशन हो जाएगा, जिसके कारण
डिस्प्लेशिया, फिर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर में वो कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन B12 एंड आयरन डेफिशिएंसी, अब इसके कारण विटामिन B12 आयरन डेफिशिएंसी मिलती है। अनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलता है। विटामिन B12 के कारण न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। जो विटामिन B12 होता है जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रोसेस में भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। अब ये ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है वो मेनली बॉडी एंड फंडस रीजन में ज़्यादा इफेक्ट करती है। होता है फंडस, ये है बॉडी, इस रीजन में ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब ये ऑटोइम्यून डिसीज़ जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस से रिलेटेड होता है जो कि गैस्ट्रिक एट्रॉफी, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया एंड परनीशियस एनीमिया भी करवा देते हैं। अपन ने देखी गैस्ट्रिक एट्रॉफी कैसे होगी, पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन लीड टू गैस्ट्रिक एट्रॉफी। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया, अब कुछ सेल होती है कुछ ज़्यादा ही प्रोलिफरेट करेगी जिसका अब नॉर्मल इंटेस्टाइनल लाइनिंग हो जाएगी जो क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा। इंटेस्टाइन में जैसी सेल होती है वैसी वाली गैस्ट्रिक में देखने को मिल जाती है। अब परनीशियस एनीमिया, अब परनीशियस एनीमिया क्यों मिलेगा कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया इस वजह से। हाइपर गैस्ट्रीनेमिया ड्यू टू जी सेल हाइपरप्लेसिया, अब जी सेल का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा जिसके कारण गैस्ट्रीन का लेवल बढ़ जाएगा। अब देखते टाइप 2 गैस्ट्राइटिस, ये H. पायलोरी रिलेटेड गैस्ट्राइटिस है जो कि एंटल म्यूकोसा को इफेक्ट करती है। एंटल कौन सा होता है अपना, ये वाला, मतलब नीचे नीचे वाला। अब वो अपनी टाइप ए वाली ने इस रीजन को की थी, अब वो टाइप बी वाली ये वाली, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। एसोसिएटेड विद एक्सेस एसिड सिक्रेशन, इसमें एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इसमें ऑटोइम्यून बेसिस नहीं है, उसमें घटता था, इसमें बढ़ जाता है। अब इसका ज़रा हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखते हैं अपन। ये स्पाइरल बैक्टीरिया छोटे छोटे देखने को मिल रहा है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये लिम्फोसाइट पूरा का पूरा ग्रीन डॉट जैसे इसमें भी देखने को मिल रहा है। ये एरो करके यहाँ बैक्टीरिया बताया गया है, H. पायलोरी बैक्टीरिया ये है। अब देखा जाए तो मतलब इसमें अपने को बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है और इन्फ्लेमेटरी सेल, ये इतना बड़ा लिम्फ नोड, ये तो होता ही है। वैसे जनरली ये नहीं मिलते हैं लेकिन इसमें मिल रहे हैं। अब टाइप AB गैस्ट्राइटिस, ये कि दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। बॉडी फंडिक एंड एंट्रल, मतलब ऊपर से लेके नीचे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, पूरा का पूरा। ये मोस्ट कॉमन होती है। क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, म्यूकस एट्रोफी एंड मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है इसके साथ साथ। अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ गैस्ट्राइटिस देखते हैं। अब गैस्ट्राइटिस है तो कैसा मॉर्फोलॉजिकल, अब ग्रॉस फीचर में ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा नॉर्मल अपीयर होती, एट्रोफिट एंड इडिमेटस। अब जिस प्रकार की गैस्ट्राइटिस उस प्रकार की देखने को मिलेगी, कुछ में नॉर्मल, कुछ में एट्रोफिट, कुछ में इडिमेटस। अब हिस्टोलॉजिकल क्राइटेरिया देखते हैं। अब हिस्टोलॉजिकल क्राइटेरिया, इसका एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेमेशन से देखा जाए सुपरफिशियल डीप में क्लासीफाई किया गया। एक्टिविटीज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन तो कुछ क्वाइसेंट, मतलब ज़्यादा प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा, शांत शांत है, और कुछ एक्टिव, बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है म्यूकोसा में। और एक्यूट, क्रोनिक, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया, अब किस प्रकार की मेटाप्लेसिया हुई है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल हो रही है, स्यूडोपायरो, इसके हिसाब से दो टाइप में फाइन देखते हैं। अब सिंपल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 4 मैन टाइप है इसके। क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक एट्रोफी, क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस है, मेनेट्रियल डिसीज। अब क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस देखते हैं। अब सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल ही होगा, नो डीप म्यूकोशल चेंज। अब इसके फीचर में इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट में प्लाज्मा सेल एंड लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। अब क्रोनिक है तो पूरी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल ही देखने को मिले, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट इन सुपरफिशियल म्यूकोसा, कुछ रटने का नहीं है। प्रोग्रेशन देखते हैं तो मे रिजॉल्व और प्रोग्रेस टू क्रोनिक गैस्ट्रिक एट्रोफी, कुछ केस में रिजॉल्व हो जाती है, कुछ में ये प्रोग्रेस कर जाती है गैस्ट्रिक एट्रोफी। यहाँ देख सकते हैं म्यूकोसा
सुपरफिशियल ही इन्वॉल्व है। अब इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा, प्लाज्मा सेल एंड लिम्फोसाइट भी होंगे थोड़े बहुत। थोड़ा एच पाइलोरी के बारे में देखते हैं। ये एच पाइलोरी जो होता है, इसकी डिस्कवरी वारेन एंड मार्शल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किए थे 1984 को, जो कि गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर से एसोसिएटेड होते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक इन्वेसिव टेस्ट है जो कि अपन पहले हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे स्पेशलिस्ट में, मतलब वहाँ से एक बायोप्सी निकालेंगे स्टमक की, और जिम्सा, स्टीनर, सिल्वर एंड वार्थिन स्टाइन जो भी अवेलेबल स्टैन हो, मोस्ट कॉमनली जिम्सा से करते हैं, उसकी स्लाइड बना लेंगे और फिर बैक्टीरिया देख लेंगे। बायोप्सी यूरिएस टेस्ट, यूरिएस टेस्ट करेंगे। कल्चर फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, कल्चर करके देख लेंगे कौन से एंटीबायोटिक काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट में सीरोलॉजी इम्यूनोब्लॉट एलाइसा है। अब वो 14C यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ये कि मोस्ट कॉमनली किया जाता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसका एसोसिएशन कि इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए, मतलब ये हो गया तो चांस है कि ये गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है स्टमक में। ये रिस्क बढ़ा देता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और माल्ट लिम्फोमा का। अभी यूरिया ब्रीथ टेस्ट कैसे कर सकते हैं? यूरिया ब्रेथ टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे अपन। अब क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो रेडियो लेवल कार्बन होता है, अपन कार्बन को 13 से भी और 14 दोनों 13 कार्बन 14 कार्बन कोई भी ले सकते हैं। जो रेडियो लेवल कार्बन होगा यूरिया, जो यूरिया का कार्बन को रेडियो लेवल कर देते हैं। अब जो 14 यूरिया कैप्सूल रहेगी, अपन उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे 14 कार्बन यूरिया कैप्सूल को, और उसको पेशेंट को दे देंगे सॉलो करने के लिए। वो सॉलो कर लेगा, फिर उसके बाद 15 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा। अब वो 15 मिनट के बाद एक ऐसा पाउच देंगे पेशेंट को, उसको ब्लो करने के लिए बोलेंगे 3 to 5 मिनट के लिए। अब फिर उससे कार्ड निकाल लेंगे, कलेक्शन कार्ड होता है, और फिर उसको एक डिटेक्टर में डाल देंगे जो कि रिजल्ट बता देगा कि एच पाइलोरी पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखते हैं, जो यूरिया होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। अब जो यूरिया है, जो हमने एक्सटर्नली दिए कैप्सूल के माध्यम से, जिसमें हमने कार्बन को रेडियो लेवल कर दी, वो स्टमक में चला जाएगा, और यदि एच पाइलोरी रहा तो वो यूरियस एंजाइम सिक्रेट करेगा जो कि यूरिया को CO2 और NH3 में ब्रेक कर देगा। अब CO2 तो अपनी एक्सपायरेशन में बाहर निकल जाएगा, तो जो अपन ने जो बैग लिए हैं वो उसमें आ जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा एक कलेक्शन कार्ड में, फिर उसको डिटेक्ट कर लेंगे। अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव आया तो ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो एच पाइलोरी प्रेजेंट है, यदि टेस्ट नेगेटिव आया तो एच पाइलोरी एब्सेंट है। अब देखेंगे एच पाइलोरी इन्फेक्शन दूसरी डिसीज से कैसे रिलेटेड होता है। अब एच पाइलोरी इन्फेक्शन रहा कुछ मंथ के बाद ये क्रोनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसका सिम्टम दिखेगा ही नहीं। फिर कुछ ईयर के बाद ये एंटर या एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के 3 to 6 टाइम चांस बढ़ा देता है, और एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया करवाता है। अब ये मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया हो गई तो कार्सिनोमा के 3 to 6 टाइम चांस बढ़ा देता है। नॉन एट्रोपिक और पैन गैस्ट्राइटिस मतलब तीनों लेयर, मतलब जितनी भी लेयर है पूरी लेयर इन्वॉल्व हो जाती, पैन मतलब पूरी लेयर। अब ये लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर करवा देता है।
करवा सकता है कहे तो। और ये 6 to 50 टाइम चांस बढ़ा देता है, मतलब एच पायलोरी एक खतरनाक है बैक्टीरिया है, इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। ये बहुत सारी डिसीज़ करवाता है, देखा जाए तो स्टमक की मेजॉरिटी डिसीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के बारे में देखते हैं। अभी तो सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के फीचर ये होते हैं, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, डीपर लेयर ऑफ म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। अब एट्रोफी है तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड करवा देता है। अब गैस्ट्रम के ग्लैंड ही का ही डिस्ट्रक्शन हो गया तो एट्रोफी तो हो गई है। अब इसमें किस प्रकार के मेटाप्लेसिया होता है, किसी क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है तो उसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया भी हो सकता है और ये स्यूडो पाइलोरिक मेटाप्लेसिया भी हो सकता है, मतलब 2 प्रकार के मेटाप्लेसिया हो सकते हैं। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया जनरली मोर कॉमन होता है, ये कि एंट्रल म्यूकोसा में होता है। ये वाला रीजन है, यहाँ पे होगा। ये इंटेस्टाइन के मोर पास है तो ऐसे याद रखते हैं, इंटेस्टाइन के मोर पास है तो एंट्रल इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया ज़्यादा कॉमन है एंट्रल म्यूकोसा में। अब हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या देखने को मिलता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया है तो, अब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया है तो इंटेस्टाइन में जिस प्रकार की सेल रहती है वो स्टमक में देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल टाइप म्यूकस गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, मोटी मोटी गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस सिक्रेशन करती है। पेनिस सेल मिलेगी, एंडोक्राइन सेल मिलेगी, फ्यू और एब्सेंट पराइटा सेल, मतलब ये तीनों इंटेस्टाइन की सेल ज़्यादा मिलेगी और जो स्टमक की है वही सेल कम पड़ जाएगी। तो इसलिए एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस मैन वाली सेल कम हो जाएगी और जो नहीं चाहिए उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, जो कि इसमें देख सकते हैं नॉर्मल ऐसा होता है, ऐसा। अब ये क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये गॉबलेट सेल देखने को मिलती है, ये छोटी छोटी जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। ये ट्रांसपेरेंसी जिसका ऊपर कुछ दिख नहीं रहा, लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन ये देखने को मिल रहा है, ये इतना सारा। इंटेस्टाइनल काइंड ऑफ ग्लैंड, ये ऐसे इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। फ्लैटनिंग ऑफ म्यूकोस हो जाएगा, म्यूकोसा देखने को यहाँ पे इंटेस्टाइनल काइंड ऑफ ग्लैंड, दिस आर इंटेस्टाइन। फ्लैटनिंग ऑफ म्यूकोसा, नहीं तो जनरली ऐसा होता है, इसमें ऐसा पूरा प्लेन ही हो गया है तो एट्रोफी है तो पूरा प्लेन हो जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, हाई इंसिडेंस इन पॉपुलेशन विद हाई गैस्ट्रिक कैंसर, जहाँ ज़्यादा गैस्ट्रिक कैंसर मिलता है वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अब गैस्ट्राइटिस है तो हाँ मिलेगी। जापान में ज़्यादा देखने को मिलता है ये एच पाइलोरी से कॉलोनाइज नहीं होता है। पुराने वाले में एच पाइलोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इसमें नहीं है। स्यूडो पाइलोरिक मेटाप्लेसिया में अब इसमें क्या होता है, जो बॉडी ग्लैंड रिप्लेस बाय म्यूकस नेक सेल, जो बॉडी के ग्लैंड होते हैं वो म्यूकस नेक सेल के ग्लैंड से रिप्लेस हो जाते हैं। अब गैस्ट्रिक एट्रोफी में क्या होता है, थिनिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विथ लॉस ऑफ, अब नाम ही एट्रोफी है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा थिनिंग हो जाएगी और ग्लैंड का लॉस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन नहीं मिलता है इसमें। लिम्फोसाइट एग्रीगेट हो सकते हैं कि हो ना तो ना हो। अब ये लास्ट टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस है क्रोनिक हाइपरट्रॉपिक गैस्ट्राइटिस, इसे कहते हैं मैनेट्रायल डिसीज़। इसमें क्या होता है, थिकनिंग ऑफ गैस्ट्रोरूगल फोल्ड। पुरानी वाली गैस्ट्राइटिस में क्या होता था कि ये म्यूकोसा थिन होती थी, इसमें थिक होती है म्यूकोसा, जो रीगल फोल्ड होते हैं ये थिक हो जाते हैं। ये रोगी नॉर्मली ऐसे होती हैं, ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा ही ऐसे हो गए, मतलब कुछ ज़्यादा ही थिकनिंग हो गई है। ये फंडिक बॉडी म्यूकोसा को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और एंट्रम को नहीं करती है ज़्यादा। ये फंडस रहा, ये बॉडी रहा, एंट्रम को नहीं करती, ऊपर की 2 को ज़्यादा करती है इफ़ेक्ट।
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या देखने को, डिस्पेप्सिया, एसिड का सिक्रेशन नॉर्मल अमाउंट में नहीं हो पाएगा, हिमेटोमेसिस, वॉमिटिंग होगी तो ब्लड देखने को मिलेगा, मेलेना, अब स्टूल में भी ब्लड देखने को मिलेगा। अब प्रोटीन लॉजिंग एंटेरोपैथी, मतलब प्रोटीन लॉस हो जाएगा। हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस देखें तो यही हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस, इलॉन्गेटेड एंड टॉर्चरस गैस्ट्रिक पेट, देखा जाए तो कितने लॉन्ग है, ये बहुत लॉन्ग है। टॉर्चुअस भी है काइंड ऑफ दिस, ऐसे गैस्ट्रिक पेट। थिक म्यूकोसा, म्यूकोसा दिख रहा है कि मतलब ये बड़ी थिक है। पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ मस्कुलर म्यूकोसा इनटू फूड, ये मस्कुलर म्यूकोसा इधर आ चुकी है, ये क्लियरली देखते हैं, ये पिंक सी देखने को मिल रही है, मतलब म्यूकोसा में मस्कुलर म्यूकोसा आ गई है। एपिथेलियम लाइन सिस्ट, ये तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट माइल्ड प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होंगे। लिम्फॉइड फॉलिकल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैन इसमें याद रखने का क्या है, इलॉन्गेटेड गैस्ट्रिक पिट, टॉर्चुअस गैस्ट्रिक पिट, इलॉन्गेटेड टॉर्चुअस। थिक म्यूकोसा, म्यूकोसा थिक, पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा इनटू फूड, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है इसको याद रखने के लिए। ये डेवलप कैंसर में, ये कैंसर को डेवलप करवा सकती है, मतलब ये इसमें इतना याद रखना है। थिकनिंग ऑफ गैस्ट्रिक र्यूगल फोल्ड फाउंड इन फंडिक बॉडी म्यूकोसा, एंट्रल को स्पेयर कर देती है। क्लिनिकल फीचर में डिस्पेप्सिया, एसिड के प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। हिमेटोमेसिस, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, और प्रोटीन का लॉस होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इलॉन्गेटेड एंड टॉर्चुअस गैस्ट्रिक पिट देखने को मिलते हैं, म्यूकोसा थिक हो जाती है काइंड ऑफ। एक्सटेंशन ऑफ मस्कुलर म्यूकोसा फोल्ड इनटू म्यूकोसा, ये अच्छे क्लियरली देखा जाए तो। ये बहुत सारे टॉर्चुअस ग्लैंड हैं, ये